अच्छा जी, तो हमने अब करना है जी अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट से भेजना है अपने डोमेन पे। अब डोमेन और होस्टिंग पे भेजने के लिए आपको वेबसाइट के लिए कोई ना कोई ऐसा कोई माइग्रेशन कोई बैकअप प्लगइन रिक्वायर्ड है, उसके लिए बेहतर प्लगइन है एक डुप्लिकेटर के नाम से ही आपके पास। इसको हमने एक्टिवेट कर दी है। अब डाउनलोड एंड एक्टिवेट होने के बाद हमारी सिचुएशन को जो है कि ये मेन्यू में इसकी जगह बच चुकी है, यहाँ से आपने आना है बैकअप के ऊपर। तो बैकअप के ऊपर आने के बाद बड़ा सिंपल प्रोसीजर रहेगा, स्टेप बाय स्टेप इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये रहा जी पहला प्रोसीजर, इसमें क्रिएट अ बैकअप, क्योंकि अभी तक कोई भी बैकअप हमारा क्रिएट नहीं हुआ हुआ। तो पहला बैकअप हमने इसमें क्रिएट करना है और फिर इसके कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है और फिर हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं। ये रहा जी हमारा पहला स्टेप, इसमें फाइल का नाम ऑटोमेटिकली डेट एरिया दे देगा, आगे जो भी वेबसाइट का नाम है वो दे देगा, ठीक है। सिंपली आपने करना है जी नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रोसेस में ही एक्चुअल काम इसने स्टार्ट करना है बैकअप का, उसमें ये फाइल वगैरह स्कैन करेगा। स्कैनिंग में असल चीज़ है, अगर स्कैनिंग में हरी फाइल जो है वो तकरीबन 500 MB से ऊपर चलेगी। आम तौर पे इतनी बड़ी साइट नहीं होनी चाहिए जब हम स्टार्टिंग में काम करते हैं ना, चाहे हम अपनी डोमेन पे काम कर रहे हो क्लाइंट का, चाहे हम लोकल हाउस में काम कर रहे हो, तो हमारी वेबसाइट जो है बेसिक हालत में होनी चाहिए कि उसके ऊपर अगर पास अपन ई-कॉमर्स प्रोडक्ट है, तो आप 1-2 प्रोडक्ट्स उसमें टोटल डालें, ज़्यादा मत डालें, ठीक है? या नॉर्मल कोई वेबसाइट है और उसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस मत डालें, लेकिन बाकी सारे फंक्शन कंप्लीट करके और वेबसाइट को डोमेन पे ट्रांसफ़र कर दो और बाकी जितना काम रहता हो, वो आप उधर जाके करें। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट लाइट वेट रहेगी। अभी यहाँ पे भी सिचुएशन देखिए, अब हमारे पास इसका साइज़ आ रहा है जी 211 एमबी व्हिच इज़ फेयरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। उसके बाद इसका जो डेटाबेस है वो 17.5 एमबी का तकरीबन डेटाबेस बन रहा है। तो ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं, कोई भी रेड कॉशन फ्लैग हमारे पास नहीं आया, कोई मसला नहीं आया, ठीक है। अब हमने अगला स्टेप सिंपल सा करना है बिल्ड। बिल्ड क्या करेगा कि एक पैकेज तैयार करेगा इसका, एक ज़िप फ़ाइल तैयार करेगा और एक इसका इंस्टॉलर पैकेज तैयार करेगा, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ से उस लाइव वेबसाइट के ऊपर, या ये भी याद रखें कि बाज़ का सिर्फ एक डोमेन से दूसरे डोमेन में भेजना पड़ जाता है। बाज़ का होता ये है कि एक कंपनी है, उसने अपना एक पुराना सर्वर रखा था और उसने नए सर्वर पे शिफ्ट करना है, तब भी ये वाला सारा प्रोसेस करना पड़ सकता है। प्रोसेस सेम होगा, प्रोसेस सेम होगा, ठीक है? ये याद रखें क्योंकि ये फ्री है। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट अच्छा पे करने वाला क्लाइंट है और इसका पेड वर्जन आप अफोर्ड कर सकते हैं उस फीस में जो वो दे रहा है, या क्लाइंट जो है वो ही आपको प्लगइन दे दे, या वो काम अपने मतलब उतना खर्चा करने के लिए तैयार हो, तो फिर बेहतर है कि पेड प्लगइन ने और फिर हैवी साइड भी अगर हो तो उसे भेजा जा सकता है। ओके, तो ये पैकेज हमारा हो गया जी तैयार। इसमें हमेशा 2 फाइलें रहेंगी, आपने इस चीज़ पे गौर करना है, एक इंस्टॉलर नाम की फ़ाइल और एक आर्काइव नाम की। ये ज़िप फ़ाइल होती है, आप देखिए कितनी आई है 81.8 से, उधर क्या बता रहा था 211, उतनी ही है, इसने उसे कंप्रेस करके एक जगह से इकट्ठी बनाई है। तो सबसे पहले हमने इंस्टॉलर वाली इस फ़ाइल को डाउनलोड करना है, ये एक पीएचपी की इंस्टॉलर फ़ाइल होती है, छोटी-सी फ़ाइल है, नथिंग स्पेशल, ठीक है। अब हमने जनाब अली इसका मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा अलग, ठीक है। और इसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल वेबसाइट बैकअप, ठीक है, ऐसा हम कुछ बना देते हैं। इसको मैंने ये वाली फाइल इसमें रख दी, ठीक हो गया। साथ ही हमने आर्काइव जो है इसको खोला और इसको भी सेम फ़ोल्डर में सेव के लिए बना दिया, ठीक है। अब इसके लिए देखें, ये देखें, एकदम से जाके डाला, क्यों? ऑलरेडी उसके पास वो डाटा डाउनलोडेड फॉर्म में था तो उसने उठा कर उधर डाल दिया। तो ये पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है एक वेबसाइट के अंदर जो हम काम करते हैं उसके हिसाब से कि यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है एक दूसरी जगह पे, तो यहाँ वाला पहला प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इस प्रोसेस को हम आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, अब ये जो हमारी वेबसाइट है ये तो बनी है जी होस्टिंगर के ऊपर और होस्टिंगर के एच पैनल के अंदर आप आ चुके हैं, ठीक है। एच पैनल के अंदर आप कैसे आते हैं? अगर आप अपने मेन मेन्यू से आ रहे हों, ठीक है, तो आपने वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करना है। वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको ये अपना मेन जो डोमेन जिस पे आपने जाना है उसके साथ आपको डैशबोर्ड का ये मिलेगा बटन, इस पे आपने क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे बटन पे क्लिक करना, ये वाली सिचुएशन आम तौर पे आपको क्या लगेगा कि हमें तो डब्ल्यूपी एडमिन इसका अगर इंस्टॉल है तो वो करना चाहिए। लेकिन जब डुप्लीकेटर के ज़रिए से हम काम कर रहे होते हैं तो काम थोड़ा बदल जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है फाइल मैनेजर में, ठीक है? ये नई बात है, तो यहाँ से आपने चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। फाइल मैनेजर के अंदर जो है, वो फाइलें होगी जैसे हमारे पास लोकल होस्ट में एचटी डॉक्स में फाइल्स होती है ना, बिल्कुल उस तरह से यहाँ भी प्रोजेक्ट फाइल रहती है। फाइल मैनेजर में हमेशा जो सबसे मेन फ़ोल्डर होगा जिसमें असल में वेबसाइट्स या मेन चीज़ें होती हैं वो होगा पब्लिक एचटीएमएल, ठीक है? इसको हमने खोला, अब इसमें प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट आपको चीज़ें मिलेंगी।
प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। अब यहाँ समझने वाली बात, ये देखिए अहमद नाम का एक फ़ोल्डर हमने बनाया था, याद है? एक मैंने अहमद नाम का बनाया था सब डोमेन और उसके साथ मैंने अहमद नाम का फ़ोल्डर तो ये तो हो गया सेपरेट डोमेन का। तो ये जो बाहर दिख रहा है ना, ये वो है जो कि हमारी वेबसाइट जो कि मेन वेबसाइट है, ये उसके साथ लिंक है। अगर आपने इसके अंदर मज़ीद इसकी चेक करने की कोशिश करनी हो तो इसके अंदर ये बहुत सारी फाइल्स होती हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि ये हमारे रूट डायरेक्टरी मेन डायरेक्टरी में ये पड़ा हुआ है, ठीक है? और अगर सब डोमेन्स होंगे तो हर एक का अलग से कोई ना कोई सब डोमेन होगा, उसका अपना फ़ोल्डर होगा। तो ये हमारा मेन हो गया, ठीक हो गया? अब इसमें हमने करना क्या, ये इस डोमेन पे डाटा है। हाँ, वर्डप्रेस का डाटा है, ठीक है? ये सब डोमेन का है, ये मेन का है, मेन डोमेन का, ठीक है? मेन डोमेन का डाटा क्योंकि इस पे ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल था, लेकिन डुप्लिकेटर के ज़रिए से जो हम फाइल उधर सेंड कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वर्डप्रेस इंस्टॉल भी है। वो उसके बगैर भी काम कर सकता है। लेकिन अगर है तो थोड़ा-सा आपको ईज़ी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे हमने उन फ़ाइलों को अपलोड करना है जो कि वहाँ से हमारे पास आई हैं, ठीक है? तो पहले मैंने ये यहाँ पे आकर मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो ये क्या आ रहा है? फ़ाइल, फ़ोल्डर नहीं करना, फ़ाइल करना है। फ़ाइल करना है और एक-एक करके फ़ाइलों को लेके जाना है, ठीक है? पहले हम इधर आते हैं और एक बार आपके पास आ गई इंस्टॉलर फ़ाइल, इसको आपने डाला, छोटी-सी फ़ाइल है तो ये फ़ॉरवर्ड हो गई, ठीक है? उसके बाद फिर से आपने यहाँ क्लिक किया, फिर से फ़ाइल पे आ गए और अब आपने जो नेक्स्ट आपके पास ज़िप फ़ाइल बनती है, उसको आपने ओपन किया, ठीक है? और ये इसने अपलोड होना जो इसके अंदर स्टार्ट हुई, बड़ी जल्दी से अपलोड हो जाएगी, स्पीड हमारी इंटरनेट की ठीक हो तो, ठीक है? तो ये हमारा काम यहाँ से होता है, उसके बाद जो अगला है, वो भी स्टेप बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, उसको आपने देखना है और इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बड़ी ईज़ी होने वाली हैं। लेकिन ये याद रखें, एक सेंसिटिव चीज़ इसमें ज़रूरी ज़रूर है, उसे अपने ज़हन में रखना है। जिस फ़ोल्डर में आपने ये 2 फाइलें रखी, इंस्टॉलर और ये फ़ोल्डर, उस फ़ोल्डर के अंदर ही वो डुप्लिकेट वाली फाइलें लेके आएगा, उस वेबसाइट को लेके आएगा। गलती से आपने किसी और में रखा है, तो फिर उसी में जाके ये काम होगा, ठीक है? तो हमें ये समझना होगा कि हमें जहाँ पे भी इंस्टॉलर फाइल रखनी है और उसकी ज़िप फाइल रखनी है, वो वही हो जहाँ पे एक्चुअली हम ये काम करना चाहते हैं, ठीक है? एक छोटी-सी मिस्टेक से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो डेफिनिटली हम ऐसा नहीं चाहते, ठीक है? तो हमने इस चीज़ को थोड़ा-सा मद्देनज़र रखना है, बाकी चीज़ें मुश्किल कोई नहीं है, ईज़िली मैनेज हो जाएगी। एक और जो चीज़ समझने वाली है वो क्या है? जो यूज़र नेम, जो पासवर्ड आपका लोकल होस्ट पे था, वही यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल वगैरह सारे का सारा इधर इम्पोर्ट हो जाएगा। इधर आपका अगर चेन भी था तो वो अब नहीं लगेगा, ये याद रखना है। जो लगाया था बोलिए वो, ये लोकल होस्ट मैं आपको दोनों बातें फिर से समझाता हूँ। लोकल होस्ट से वेबसाइट आ रही है डोमेन पे, तो डोमेन पे पहले भी वर्डप्रेस था, उसका भी तो कोई लॉगिन होगा। वो लॉगिन बार में काम नहीं करेगा, वो वाला काम करेगा जो लोकल होस्ट का था, क्योंकि वो फाइल रिपोर्ट हो गई है, ठीक है? तो ये भी याद रखना है कि कहीं हम ऐसी गलती ना कर रहे हों, ठीक है? अब इसके ऊपर ये फाइलें आ चुकी हैं। एक ये फाइल हमारे पास आ चुकी है और एक इंस्टॉलर फाइल आ चुकी है। तो अब चलाएँ कैसे, काम कैसे होना है, वो ज़रा देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। तो अब हमने अपना डोमेन खोला, अब यहाँ से देखिएगा स्लैश इंस्टॉलर डॉट पीएचपी, ये वो फाइल है जो वहाँ पे पड़ी है। तो हमने सुल्तान बिल्डर्स डॉट कॉम स्लैश इंस्टॉलर डॉट पीएचपी या कोई भी डोमेन नेम डॉट कॉम स्लैश इंस्टॉलर डॉट पीएचपी क्योंकि ये उधर पड़ी है फाइल, ठीक है? ये हमने किया, अब देखें क्या होने वाला है। नेक्स्ट, ये हुई आपके साथ ये इंस्टॉलर डॉट पीएचपी आएगा। हाँ, सबके साथ आएगा। अब देखो क्या हो रहा है, कहता है जी जनाब ये रही सिचुएशन, ठीक है? आर्काइव फाइल जो है वो आप हमें बताएँ कौन-सी है और ये यहाँ पे इसको डाल देगा। तो कौन-सी आर्काइव फाइल हमारे पास है, जो हमने उधर डाली। अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक अपने फ़ोल्डर से जाके लें, दूसरा ये यहाँ से आप इसका नाम किसी तरह से कॉपी करें, ठीक है? रीनेम पे जाकर, ठीक है? ये नाम आ गया मेरे पास, तो मैंने इधर से ये नाम है इसका, ये कॉपी कर लिया, मैंने इधर से कैंसल कर देना, मैं नाम नहीं लेना इसका, मतलब एडिट नहीं करना। यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है? ये फ़ाइल आ चुकी है आपकी, ठीक है? आगे उसका जो एक्सटेंशन है वो आप डाल दें, जो भी उसकी एक्सटेंशन बनती है उसके हिसाब से एंड ट्राई टू सबमिट। अगर ना हुआ तो फिर आपको उसकी जो एक्सटेंशन है वो भी डाल देनी चाहिए, ठीक है? इनवैलिड आर्काइव वो कह रहा है, तो इसकी जो फ़ाइल टाइप है वो क्या है जी, डीईएफ। तो हम ट्राई करते हैं डॉट डीएएफ, ठीक है? एंड सबमिट टू ट्राई, लेट्स सी, आ गया। अब देखो वो क्या कह रहा है। कहता है कि जो ऑलरेडी आपके पास सिचुएशन है वो क्या है, रेडी टू कनेक्ट विद एग्जिस्टिंग साइट डेटाबेस, क्योंकि पहले से डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट करना है, तो जाहिर है उसकी कुछ क्रेडेंशियल्स हो सकता है इसे रिक्वायर्ड, ठीक है? तो अब क्या होगा जी, देखें
अब यहाँ से क्या है जी, नेक्स्ट क्या है, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू द डेटाबेस एंड रिप्लेस ऑल इट्स डाटा देन क्लिक अप्लाई बटन टू सेट अ प्लेस होल्डर वैल्यूज टू यूज अ डिफरेंट डेटाबेस, नीचे वाली सेटिंग पर यूज करो। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसको अप्लाई। अब क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली उसकी चीजें लेके और आगे चलाएगा, हमें नहीं कहेगा कि क्या करना है, ठीक है, करके। और दूसरा आपने कर देना है इसको वैलिडेट। अब वैलिडेट क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हैं या नहीं, मतलब डाटाबेस सारी चीज़ें हैं या नहीं। अब देखो आगे क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड सिंगल साइट सेटअप ओवरराइड इंस्टॉल्ड। ओवरराइड का क्या मतलब होता है, पुरानी नहीं, पुरानी चीज़ को ख़त्म करके नई चीज़ आ जाएगी, तो ये होने वाला है। दिस विल क्लियर ऑल द साइट डाटा एंड द करंट आर्काइव विल बी इंस्टॉल्ड, दिस प्रोसेस कैन नॉट बी अनडन। मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकोगे, सोच समझ के क्लिक करना हो, यही तो क्या है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वो बता रहा है ये फाइलें हैं, ये चीज़ें हैं, इसकी आप इसे चेक करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड। सिंपली आपने किया, आई हैव रेड एंड नेक्स्ट। ठीक है, अब वो आपको कह रहा है कि जनाब फिर सोच लो, देखो यहाँ से जा रहे हो, ये करने वाले हो, ये वाले मामला करने वाले, आर यू रेडी? हम उसे कहते हैं जी ओ, ठीक है। और कहता है जी एक्सट्रैक्टिंग आर्काइव फाइल 0% हो गई है, लेकिन आप इसकी स्पीड चेक कर, क्या कर रहा है, ठीक है, क्यों, फाइल उसके पास थी, क्या कह रहा है जी, डन हो गया है, डन हो गया, आपका मसला हल हो गया। अब हम चेक कैसे करेंगे कि जो बात ये कह रहा है वो एक्चुअली हो गई है या नहीं? दो तरीके हैं, पहला एडमिन लॉगिन कर लो, खुद ही पता चल जाएगा। दूसरा तरीका, सीधा वेबसाइट को लगाओ, और इसमें ही बाज़ का हम ना इनकॉग्निटो में जाके लगाते हैं कि अगर ब्राउज़र में पहले से चीज़ सेव है तो बाज़ का वो मसला बन जाता है, चीज़ें सही से नहीं आती। आ गई, तो देखें कितना टाइम लगा और हमने ये चीज़ें कर ली, लेकिन छोटे-छोटे मसाइल आपको आ सकते हैं। उधर जाके अमीन इमेजेस को वगैरह जहाँ भी थोड़ा बहुत कभी कोई मसला हो तो सेट भी करना है, ठीक है। अब मैं इसको अगर एडमिन लॉगिन करूँ, तो अब मेरा वो जो पहले वाला लॉगिन है वो नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। जो सुल्तान बिल्डर्स का ये वाला लॉगिन है ना, ये हो सकता है कि आप हाँ, वो है तो वही, उसमें था जी लोकल होस्ट फ़ोल्डर नेम, आगे ये आ गया साइट बिल्डर्स को, तो आगे आपने करना है जी डब्ल्यूपी डैश एडमिन, ठीक है। ये किया हिट एंटर, तो यही सामने आने वाला जो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन से क्रेडेंशियल चलेंगे, वो वाले चलेंगे जो लोकल होस्ट पे थे, ये याद रखना है हमने। ओके, तो अब डुप्लीकेटर हमें बता रहा है कि जनाब सारे मामलात हमारे हो गए हैं हल अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑनलाइन हमारी वेबसाइट हो चुकी है, लॉगिन भी बन चुका है, बाकी सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो गए हैं।